ओके सर। स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही है? स्क्रीन नजर आ रही है आप लोगों को? जी सर, ओके, आ रही है। सही, ठीक है। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। IFRS 15 हम लोगों ने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। हम लोगों ने मॉडलिटीज जो थी विद रिस्पेक्ट टू रिकॉग्निशन, वो भी हम लोगों ने देखी। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे कि रेवेन्यू को आप किस वैल्यू पर मेजर करोगे। 5 रुपया, 10 रुपया, 15 रुपया, 20 रुपया, दिस इज द इशू, मेजरमेंट। कि रेवेन्यू जब आप किसी से, फॉर एग्जांपल आपका कॉन्ट्रैक्ट भी है, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन भी है और वो सेटिस्फाई भी हो जाती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको जो है बहुत सारे पैसे मिल रहे होते हैं, या बाजूकात एक सिचुएशन बनती है कि आप इंटाइटल्ड एक अमाउंट के लिए होते हो, मगर आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको जो है अमाउंट ए नहीं अमाउंट बी मिलेगा। तो उस सिनेरियो में आप रेवेन्यू अमाउंट ए से बुक करोगे या अमाउंट बी से बुक करोगे? द क्वेश्चन कम्स इन। फॉर एग्जाम्पल अगर लेट्स से मैं किसी को जो है नेट सेल करता हूँ, तो अब उसकी जो प्राइस है, जो मेरी लेट्स से टैग प्राइस है या जो भी इनवॉइस प्राइस है, वो है 1 लाख रुपया। मगर मुझे ऐसा लगता है बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस विद दैट कस्टमर कि मुझे 1 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, मुझे 90,000 रुपए मिलेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपना रेवेन्यू 1 लाख रुपए से बुक करूं या 90,000 रुपए से बुक करूं। दिस इज द क्वेश्चन। तो सर ये वाली चीजें इसी तरीके से मैं थोड़ा सा एक और आपको जो है एक और सिनेरियो बताऊं। लेट्स से अगर मैंने जो है क्या कहते हैं, से आर्थुर भाई को मैंने जो है कोई माल बेचा 100 रुपीज का। मैंने आर्थुर भाई को बोला कि भाई अगर आप मुझे 10 दिनों में पे कर देते हैं तो मैं आपसे 100 नहीं 90 रुपए लूंगा, मगर अगर आप 10 दिनों के बाद पे करेंगे तो मैं आपसे 100 रुपए ही लूंगा। तो इस सिनेरियो में मेरा जो रेवेन्यू बुक होना चाहिए वो 100 रुपए से होना चाहिए इंक्लूसिव ऑफ सेटलमेंट डिस्काउंट, या फिर 90 से होना चाहिए आफ्टर डिडक्टिंग सेटलमेंट डिस्काउंट। तो ये वाला भी एक सिनेरियो है। अच्छा, एक और सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ कि लेट्स से मैं नॉर्मली जो है, अच्छा ये सारे डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज हैं, उसके ऊपर हम एक एक करके बात करेंगे। एक और सिनेरियो में बता रहा हूँ आपको कि जो है लेट्स से मैंने कोई मैं यूनिट बेचता हूँ या कोई जो है गुड सेल करता हूँ। नॉर्मली जो उसकी कैश प्राइस है वो है 1 लाख, मगर अगर लेट से मैं उसकी पेमेंट 1 साल बाद ले रहा हूँ तो मैं 1 लाख रुपए नहीं लूंगा, मैं 1,10,000 रुपए लूंगा बिकॉज ऑफ द फाइनेंसिंग कंपोनेंट दियर है। सवाल ये पैदा होता है कि मैं अपना रेवेन्यू जो है आज रेवेन्यू 1 लाख से बुक करूँ या 1,10,000 से ही बुक करूँ। सिमिलरली बाजू का बार्टर सिस्टम होता है कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने लेट से मैं कोई सर्विसेज दे रहा हूँ तो सामने वाला लेट से कोई मुझे गुड्स प्रोवाइड करेगा। तो सवाल ये पैदा होता है वो जो सर्विसेज मैं दे रहा हूँ उसका रेवेन्यू मैं किस वैल्यू से बुक करूँ, वो जो सामने वाला गुड्स दे रहा है उसकी फेयर वैल्यू से, या जो मैं सर्विसेज दे रहा हूँ उसकी फेयर वैल्यू से। तो ये बहुत सारे सिनेरियोज हैं जिस पर हमें जो है बात करनी है। हम एक एक करके जो है वो देख लेते हैं इसको। अच्छा, सबसे पहली बात रेवेन्यू जो आप मेजर करोगे वो ट्रांजैक्शन प्राइस पे मेजर करोगे। और ट्रांजैक्शन प्राइस वो प्राइस है, ट्रांजैक्शन प्राइस है क्या? अच्छा, ये मैं ये चीज पढ़ा हुआ, नोट नंबर 4, आइडेंटिफाई द ट्रांजैक्शन प्राइस। फिर हम आगे बात करते हैं। ट्रांजैक्शन प्राइस इज द अमाउंट टू विच एंटिटी एक्सपेक्ट्स टू बी इंटाइटल्ड rather than the amount which entity expects to collect, excluding the amount received on behalf of third party. Please रेवेन्यू जो आपका बुक होगा, रेवेन्यू जो बुक होगा वो हमेशा ट्रांजैक्शन प्राइस से। अब सही है? अब आवाज आ रही है? अब इमरान भाई आवाज आ रही है? चलें, सही। वो पता नहीं डिस्कनेक्ट हो गया था नेट ड्यू टू सम रीजन। खैर, मूविंग ऑन।
तो सबसे पहले तो हम लोग ये चीज समझ लेते हैं कि भाई जो ट्रांजैक्शन प्राइस है, रेवेन्यू हमेशा उससे बुक होगा। अब हम देख लेते हैं कि भाई ट्रांजैक्शन प्राइस है क्या। भाई ट्रांजैक्शन प्राइस हमेशा वो अमाउंट होगी जो एंटिटी इज एंटाइटल्ड। इसका मतलब है कि अगर एंटिटी एक्सपेक्ट कर रही है कि उसे अमाउंट एक्स मिलेगा, मगर इंटाइटल्ड है अमाउंट ए के लिए, तो आप रेवेन्यू हमेशा ए से बुक करोगे। आपके दिमाग में शायद सवाल आ रहा होगा कि हसन, लेट से एक बंदे से मुझे 100 रुपए लेने हैं, मगर मुझे पता है वो 90 रुपए देगा, तो मैं 90 से क्यों ना बुक करूं, मैं 100 से क्यों बुक करूं। तो इसका जवाब ये है कि स्टैंडर्ड बोलता है देखो तुमने माल तो 100 का ही बेचा है, अब वो जो 100 और 90 का डिफरेंस है ना, उसको तुम इम्पेयरमेंट लॉस बुक कर लो, या जिसको हम आम फहम जबान में बेडेट एक्सपेंस समझते हैं। ठीक है, तो एक चीज तो हम लोगों ने ये देख ली कि आपका जो रेवेन्यू बुक होगा वो ट्रांजेक्शन प्राइस से होगा, और ट्रांजेक्शन प्राइस जो है वो कौन सी अमाउंट होगी, फॉर विच यू आर एक्सपेक्टेड टू बी, फॉर विच यू आर इंटाइटल्ड। ये एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग, ये एक एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। लेट्स से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 10,000, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है 10,000 का, एक्सपेक्टेड टू रिसीव है 9,000। अब यहाँ जो इंटाइटल टू रिसीव हूँ वो ऑब्वियसली 10,000 हूँ, तो मैं अकाउंट रिसीवेबल को 10,000 से डेबिट करूंगा, रेवेन्यू को 10,000 से क्रेडिट करूंगा। अब जितना मुझे लगता है कि मुझे पैसा मिलेगा 9,000, मगर मैं इंटाइटल टू 10 के लिए, तो इन दोनों के डिफरेंस से मैं क्या बुक करूंगा, बेडेट एक्सपेंस बुक करूंगा, जिसको आप इम्पेयरमेंट लॉस भी बोलते हैं। बेडेट एक्सपेंस 1000 से डेबिट, प्रोविजन फॉर बेडेट्स 1000 से क्रेडिट। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि जो ट्रांजेक्शन प्राइस होगी दैट वुड बी द अमाउंट फॉर विच यू आर इंटाइटल्ड, नॉट द अमाउंट फॉर विच यू एक्सपेक्ट टू रिसीव। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपने डेफिनेशन देखी हो, अगर आपने डेफिनेशन देखी हो, तो ट्रांजैक्शन प्राइस के अंदर एक और चीज लिखी हुई है, एक्सक्लूडिंग द अमाउंट रिसीव्ड ऑन बिहाफ ऑफ थर्ड पार्टी। ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि अगर थर्ड पार्टी के बिहाफ पे आप कोई अमाउंट ले रहे हो, फॉर एग्जांपल सेल्स टैक्स ले रहे हो, तो आप सेल्स टैक्स को एज अ रेवेन्यू बुक नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल एक चेयर में बेच रहा हूँ, उसकी सेलिंग प्राइस है 1000, सेल्स टैक्स है 10%, 100 रुपीज, कैश है 1100। अब मैं इसकी एंट्री क्या बनाऊंगा, देखिए कैश तो 1100 से ही डेबिट करूंगा, रेवेन्यू को 1000 से करूंगा। क्यों? क्योंकि जो 100 रुपया मैं ले रहा हूँ दिस इज ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। सही है। इसी तरीके से एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप के अंदर भी इसको देख लेते हैं, क्योंकि ये वाली चीज आ रही होती है एजेंट एंड प्रिंसिपल रिलेशनशिप में। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप थर्ड पार्टी के बिहाफ पे कोई अमाउंट रिसीव कर रहे हैं, लेट्स से एचएम, मेरे लेट्स से कोई प्लॉट्स वगैरह हैं या कोई मेरे घर हैं। अब ये है मेरा एजेंट रमीज, मैंने इसको जो है पैसों की वसूली के लिए, रेंट की वसूली के लिए रखा है। अब रमीज और मेरा अरेंजमेंट ये है कि जितना भी रेवेन्यू वो, जितना भी रेंट वो कलेक्ट करके देगा, उसका 10% वो कमीशन अपने पास रखेगा। अब आप रमीज के पर्सपेक्टिव से देखें कि रमीज लेट से अगर किसी किसी जो है टेनेंट से 1,00,000 रुपए रिसीव करता है, तो उसमें से 10% कमीशन जो है, वो कमीशन रेवेन्यू जो है वो 10,000 से क्रेडिट करेगा, और बाकी जो डिफरेंस है वो पेएबल टू एचएम 90,000 से बुक करेगा। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज कि जो थर्ड पार्टी के बिहाफ पे, एचएम के बिहाफ पे रमीज ने पैसे लिए हैं, उसको रेवेन्यू के तौर पे बुक नहीं करेगा। सिमिलरली एचएम अपनी बुक्स में रेवेन्यू 1,00,000 रुपया बुक करेगा। 1,00,000 रुपया उसका बनता था। किसी के दिमाग में सवाल तो नहीं आ रहा कि हसन एचएम की बुक्स में 90,000 से क्यों नहीं किया, उसका बनता 1,00,000 रुपया था। उसने अपनी खुशी से 10,000 रुपए रमीज को दिए हैं एज अ सेलिंग एक्सपेंस। रिसीवेबल रमीज से 90,000, क्योंकि अभी तो पैसे रमीज के पास हैं, और सेलिंग एक्सपेंस 10,000। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। अभी हमने ट्रांजैक्शन प्राइस पे बात की है कि ट्रांजैक्शन प्राइस होगी क्या। अब हम जो डिफरेंट डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपको बताए थे वेरिएबल, जैसे मैंने आपको बताए थे कि अगर फॉर एग्जांपल सेटलमेंट डिस्काउंट इन्वॉल्व हो, या फिर क्या कहते हैं फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व हो, या फिर जो है क्या कहते हैं आपका बार्टर सिस्टम हो, तो उसमें ट्रांजैक्शन प्राइस कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। अभी तो हमने एक जनरल सी डेफिनेशन पढ़ी है। अगर आप लोगों को ये चीज क्लियर है तो हम लोग जो है आगे बढ़े ट्रांजैक्शन प्राइस के हवाले से। अच्छा, अब कुछ फैक्टर्स हैं जो हमें देखने हैं ट्रांजैक्शन प्राइस से रिलेटेड,
जब आप ट्रांजैक्शन प्राइस को कैलकुलेट करते हो तो डिफरेंट सिनेरियोज जो है वो आ सकते हैं। तो 4-5 जनरल सिनेरियोज हैं जो हमें समझने की जरूरत है। अब पहला सिनेरियो है वेरिएबल कंसिडरेशन। वेरिएबल कंसिडरेशन क्या चीज है? ये नॉर्मली आ जाता है सेटलमेंट डिस्काउंट के केस में, या आपने जो है बाजू का जो है वो पॉइंट्स दिए हुए होते हैं, लॉयल्टी पॉइंट्स जो है आपकी पॉलिसी के क्या आप देते हो, उस सिनेरियो में जो है ये वाला केस आ जाता है। मैं थोड़ा सा इसको ब्रीफ कर देता हूँ। देखें, एक एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से आर्थर भाई कोई मेरे पास चीज लेने के लिए आया जिसकी प्राइस थी 500 रुपया। नॉर्मल क्रेडिट पीरियड इज 30 डेज, यानी 30 डेज में जो है उन्होंने पे करना है, मार्केट नॉर्म है। अब मैं अपने कैश फ्लो को मैनेज करने के लिए मैं आर्थर भाई को जो है एक ऑफर देता हूँ कि भाई आप अगर तो विद इन 10 डेज मुझे पेमेंट कर देते हैं तो मैं आपको 50 रुपए का डिस्काउंट दूंगा, मतलब मैं आपसे 450 रुपये लूंगा। अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 450, अब ये जो 500 रुपए का कॉन्ट्रैक्ट है उसमें दो किस्म की कंसिडरेशन है। एक है फिक्स्ड 450, वो तो मुझे मिलना ही मिलना है, और दूसरी है 50 जो कि वेरिएबल है, मिल भी सकते हैं नहीं भी मिल सकती, डिपेंडिंग ऑन इफ द कस्टमर पेज मी द अमाउंट विद इन 10 डेज। ये 50 रुपया मुझे नहीं मिलेगी, अगर वो 10 डेज के बाद पे करते हैं तो 50 रुपया मुझे मिल जाएगा। तो सवाल ये है कि मेरा जो रेवेन्यू है वो मैं 500 से बुक करूं इंक्लूसिव ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन, या फिर 450 से बुक करूं एक्सक्लूसिव ऑफ वेरिएबल कंसिडरेशन। आप लोग कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं जो मैं बताना चाह रहा हूं? चलें आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। थैंक यू, थैंक यू फॉर द रिस्पॉन्स। अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, वेरिएबल कंसिडरेशन के हवाले से तुम अपने आप से अपना एनालिसिस करो बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। तुम्हें क्या लगता है कि तुमने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर जब भी कस्टमर्स को ऑफर दी है तो क्या उन्होंने अवेल करा है डिस्काउंट? अगर तो डिस्काउंट अवेल करा है पास्ट में भी, इसका मतलब है कि तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हें ये पैसे नहीं मिलेंगे तो तुम इसको रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनाओगे। लेफ्ट पे केस देखें ये वाला। अगर तो तुम्हें ऐसा लगता है, अगर तो हमें ऐसा लगता है, अगर तो हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, मतलब 10 डेज में पे करेगा, मतलब हमें ऐसा लगता है कि हमें पैसे नहीं मिलेंगे ये 50 रुपए। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब आपको पता है कि कस्टमर अवेल करेगा तो इसको रेवेन्यू का हिस्सा बनाने की जरूरत ही नहीं है। ये वाला केस है, केस 1। और दूसरा सिनेरियो, स्टैंडर्ड बोलता है कि बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस यू नीड टू एनालाइज कि क्या कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा। अगर तो जवाब है कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, अगर तो कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा तो फिर मतलब तुम्हें पैसे मिल जाएंगे 50 रुपए भी, मतलब रेवेन्यू का हिस्सा बना लो। अब एक एक करके इस केस को पूरा डिटेल में देखते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में सवालात आई एम श्योर आ रहे होंगे कि अच्छा सर हमें लगता था डे 1 पे कि वो अवेल नहीं करेगा, या अवेल करेगा, बाद में इसका फ्लिप साइड हो जाती है, फिर क्या करोगे? तो इसको पूरा डिटेल में जो है हम लोग देख लेते हैं। केस 1, अगर तो आपको ऐसा लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल करेगा, ये लेफ्ट साइड को आप देखेंगे तो डे 1 पे आपने अकाउंट रिसीवेबल को 500 से डेबिट करा, रेवेन्यू को 450 से क्रेडिट करा, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को 50 से क्रेडिट करा। यू नीड टू सी कि रेवेन्यू जो बुक किया है वो 450 से किया है, रेवेन्यू को आपने 500 से बुक नहीं करा। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर 50 रुपए का डिस्काउंट अवेल कर लेगा। अब इसी सिनेरियो में दो पॉसिबिलिटीज निकलती हैं। अब या तो कस्टमर 10 दिनों में पे कर दे, या तो कस्टमर 10 दिनों में पे कर दे। तो आप एंट्री क्या पास करोगे? कैश डेबिट 450 से, रिसीवेबल 500 से, और प्रोविजन फॉर डिस्काउंट को 50 से। आपने चूंकि प्रोविजन ऑलरेडी इसका किया हुआ था तो आप प्रोविजन को आप रिवर्स कर दो, अगर तो वो 10 दिनों में पे कर देता है आपके एस्टीमेट के हिसाब से। व्हाट इफ हसन, हमने एस्टीमेट किया था कि कस्टमर पे कर देगा मगर कस्टमर 10 दिनों में पे नहीं करता, तो आप कैश डेबिट करोगे 500 से, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट करोगे 500 से,
और वो जो आपने प्रोविजन किया था, प्रोविजन को रिवर्स करके आप 50 रुपए का रेवेन्यू बुक कर लोगे। आई होप आपको क्लियर है, आई होप आप लोगों को ये चीज क्लियर है। अगर कोई सवाल है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा, इसी तरीके से हम ये वाला केस देख लेते हैं। अब हम ये वाला केस देख लेते हैं, व्हाट इफ हमें हमने एस्टिमेट करा था कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा मतलब मुझे ये 50 रुपए का रेवेन्यू मिलेगा। तो हमने एंट्री पास की होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट डे 1 पे। अब हमारे एस्टिमेट के हिसाब से वाकई कस्टमर ने अवेल नहीं करा, तो कैश डेबिट करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करेंगे। और हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट से कस्टमर ने अवेल कर लिया, मतलब उसने 10 दिनों में पे कर दिया, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप अपने अकाउंट रिसीवेबल को 50 से क्रेडिट 500 से क्रेडिट कर लो। कैश चूंकि आपको उसने अवेल कर लिया है तो 450 मिल रहा है, और जो भी डिफरेंस हो वो आप डिस्काउंट एक्सपेंस के नाम पे हिट कर दो। फर्क क्या है, वहां मैंने ऑलरेडी प्रोविजन बुक किया हुआ था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि कस्टमर अवेल जो है वो कर लेगा केस 1 में। केस 2 में मैं डिस्काउंट एक्सपेंस इस वजह से बुक कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई प्रोविजन बुक नहीं किया हुआ। आई होप आप लोगों को ये केस क्लियर है। अगर आप लोग चाहें तो इसकी पिक्चर लेके अगर आप प्लीज ग्रुप पे शेयर कर दें, मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ ताकि पूरा सिनेरियो जो है वो आप लोगों के सामने आ जाए प्लीज। ये बड़ा नॉर्मल सा सिनेरियो है जिसमें अलग अलग प्रैक्टिसेस जो हैं वो IFRS 15 से पहले पाई जाती थी। ठीक है, तो यहाँ IFRS 15 ने बिल्कुल स्पून फीडिंग की और बड़ा जो है वो डिटेल में इस चीज़ को कवर किया है। अगर आप इसकी तस्वीर लेके ग्रुप पे डाल दें तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा जूम इन और कर देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए, अब आप लोग मेरे ख्याल से पिक्चर ले सकते हैं। चलें जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। अच्छा, ये एक सवाल है, मैं चाहूँगा प्लीज़ आप लोग इसको अटेम्प्ट करें, बस रन थ्रू कर लें फिर मैं क्विकली करवा देता हूँ। एक दफ़ा इस सवाल को रन थ्रू कर लें आप लोग, 2 मिनट लें और इसको ज़रा देखें, फिर हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। मीनवाइल आप लोग सवाल कर रहे हैं, मैं आप लोगों को थोड़ा सा IFRS 15 के हवाले से जो हम लोगों ने लास्ट सेशन में पढ़ा है, मैं क्विक आप लोगों को जो है वो रिवीजन करवा दूं कि देखें IFRS 15 जो है ना वो 5 स्टेप्स मॉडल पे चलता है। 3 स्टेप्स जो हैं वो आपके रिकॉग्निशन के हैं और 2 स्टेप्स जो हैं वो रिलेटेड टू मेजरमेंट है। स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई देखो, आप रेवेन्यू को उस वक्त बुक करोगे जब कॉन्ट्रैक्ट हो, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन हो और वो सेटिस्फाई भी हो जाए। वंस यू हैव डिसाइडेड कि भाई रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज करना है, द नेक्स्ट वन टू डिसाइड इज कि हाउ टू मेजर द रेवेन्यू। उस पर आज हमने बात की कि भाई रेवेन्यू को आप ट्रांजैक्शन प्राइस पे मेजर करोगे। अब ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होती है हसन, उसके ऊपर हमने बात की, इट्स द अमाउंट फॉर विच द एंटिटी इज एंटाइटल्ड। सही है। फिर हमने देखा कि भाई जब ट्रांजैक्शन प्राइस की आप बात करते हो तो इफेक्टिवली एंड प्रैक्टिकली देयर आर वेरियस सिनेरियोज जिसकी वजह से ट्रांजैक्शन प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट हो सकती है उसकी कैलकुलेशन। तो उस पर पहला सिनेरियो हमने देखा, सर इट इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हैंड रिटन स्क्रिप्ट, प्लीज शेयर PDF और PPT इफ पॉसिबल फॉर बेटर। मैं बिल्कुल, मैं इसका इमरान भाई ये ऑलरेडी ना मैंने समरी जो है आपसे शेयर की हुई है, अगर आप ये देखेंगे ना। अच्छा, ये वाली राइटिंग भी आपको समझ नहीं आ रही है इमरान भाई, व्हाट डू यू से, इज इट लेजिबल? हाँ, इसमें ये मैंने लिखा हुआ है, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन है जो मैंने आप लोगों को दिया है, वरना मेरे पास इसके हैंडआउट्स हैं वो मैं आप लोगों से शेयर करूंगा। कुछ तो मैंने शेयर भी कर दिए हैं, कुछ मैं शेयर भी कर लूंगा आप लोगों से। ये जितनी भी बातें हम लोग कर रहे हैं ना, ये समरी जो मैंने आपसे शेयर की हुई है उसमें ऑलरेडी जो है ये सारी बातें लिखी हुई हैं।
इस क्वेश्चन को मैं क्विकली रन थ्रू करवा देता हूँ। HM entered into contract with Silat for sale of AC at a list price of 1 लाख। 15% रिलेशनशिप डिस्काउंट वाज अलाउड। रिलेशनशिप डिस्काउंट वो तो आपका जो है बुक्स में रिकॉर्ड ही नहीं होता, तो आप एक्चुअली जो बात शुरू कर रहे होगे वो 1 लाख के 85% से 85,000 से शुरू कर रहे होगे। क्रेडिट पीरियड प्रिवेलिंग इन इंडस्ट्री इज 40 डेज। सही है, जो नॉर्मल क्रेडिट पीरियड है इंडस्ट्री का वो 40 डेज का है। However, HM has offered him 5% discount if Munna pays within 15 days. HM ने मुन्ना को बोला कि भाई आपको 5% डिस्काउंट मिलेगा अगर तो आप 15 दिनों में पे कर देते हो। Prepare entries assuming, हमें एंट्रीज बनानी है assuming HM estimates that Munna will not pay within 15 days and Munna pays on 20. HM को ऐसा लगता है कि मुन्ना 15 डेज में पे नहीं करेगा और मुन्ना वाकई 15 दिनों के बाद पे करता है। केस 2, HM को ऐसा लगता है कि मुन्ना जो है वो 15 डेज में पे नहीं करेगा और मुन्ना 10वें दिन पे कर देता है। यानी पहला केस वो है कि जिसमें हमें ऐसा लगता है कि कस्टमर डिस्काउंट अवेल नहीं करेगा, ए और बी। इसका मतलब है डे 1 पे हम ए और बी में क्या करेंगे, डे 1 पे ए और बी में हम वेरिएबल कंसिडरेशन को रेवेन्यू का हिस्सा बनाएंगे या नहीं बनाएंगे? जल्दी से बताएं, ए और बी में बनाएंगे ना, रेवेन्यू का हिस्सा बनाएंगे ना। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि वो 15 दिनों में पे ही नहीं करेगा डे 1 पे। डोंट यू थिंक रेवेन्यू का हिस्सा बनाएंगे? बनाएंगे ना, क्योंकि हाँ वो खुद लिख रहा है कि मुन्ना 15 दिनों में पे नहीं करेगा। इसका मतलब है वी हैव टू एक्चुअली मेक द वेरिएबल कंसिडरेशन अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू। सही है। सी, HM estimates that Munna will pay within 15 days and Munna pays on 30th day. और डी में HM estimates that Munna will pay within 15 days and Munna pays on 5th day. C और D में HM को ऐसा लगता है कि मुन्ना 15 दिनों में पे कर देगा, तो C और D में हम बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वेरिएबल कंसिडरेशन को? यहाँ नहीं बनाएंगे डे 1 पे। क्यों? क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि मुन्ना 15 दिनों में पे कर देगा। आए सर, इसका सॉल्यूशन हम लोग देख लेते हैं क्विकली। से कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 85,000। सही है। कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 85,000। ये कैसे आया? रिलेशनशिप डिस्काउंट माइनस करने के बाद आया, क्योंकि आपको पता है रिलेशनशिप डिस्काउंट बिल्कुल ऐसा है, सी और डी में प्रोविजन फॉर डिस्काउंट बुक होगा। सर अब सवाल ये पैदा होता है, ये जो 85,000 है उसमें से 4,250 जो है वो वेरिएबल कंसिडरेशन है। अब हमें इसके हवाले से डिसाइड करना है कि 4,250 जो है वो मुझे मिलेगी या नहीं मिलेगी। और फिक्स कंसिडरेशन क्या है? 80,750। 80,750 वो तो बुक होना ही होना है। अब सर एक एक केस करके कर लेते हैं। डे 1 पे केस 1 में मुझे लगता था कि वो अवेल नहीं करेगा, तो यू वुड अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कि सर मैंने जो है 4,250 को रेवेन्यू का हिस्सा बनाया है और डे 1 पे मैंने 85,000 से अकाउंट रिसीवेबल डेबिट और 85,000 से रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया है। और केस 1 में जैसा कि उसने बोला था कि वो वाकई 15 दिनों के बाद पे करता है, तो मैंने कैश डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया 85,000 से। हम इस केस को कर रहे हैं। इसी तरीके से केस 2 में हमें ऐसा लगता था कि वो अवेल नहीं करेगा, मतलब 15 दिनों के बाद, तो हमने डे 1 पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट करा। और मगर वो हमारी हमारी तवक्कुं के खिलाफ वो 10 दिनों में पे कर देता है, तो हमने कैश को 80,000 से डेबिट करा, रिसीवेबल को 85 से और डिस्काउंट एक्सपेंस को डेबिट कर दिया। केस 3 में हमें ऐसा लगता था कि वो अवेल करेगा डे 1 से ही, तो डे 1 पे ही हमने जो है रेवेन्यू को नेट से बुक किया, वेरिएबल कंसिडरेशन को नहीं बनाया, अकाउंट रिसीवेबल को 85 से किया और इन दोनों के डिफरेंस से प्रोविजन को क्रेडिट कर दिया। मगर हमारे खिलाफ तवक्का वो अवेल नहीं करता, तो हमने डे 30 पे कैश डेबिट किया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट करा और जो भी प्रोविजन बुक किया था उसको रिवर्स करके रेवेन्यू बुक कर लिया।
सिमिलरली केस 4 में हमें ऐसा लगता था वो अवेल करेगा, तो हमने डे 1 पे अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू नेट से बुक किया है, प्रोविजन बुक किया, और जब इसने हमारे खिलाफ हमारे तवक्का के हिसाब से उसने वाकई जो है वो अवेल किया भी, तो हमने कैश डेबिट कर दिया, प्रोविजन को रिवर्स कर दिया और अकाउंट रिसीवेबल को क्रेडिट कर दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये सिनेरियो क्लियर है। आगे बढ़ें। तो सर ये पहला फैक्टर था, while calculating transaction price we have to look at this. Next factor is financing component. Next factor is financing component. This is again really important area. बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि जब आप ट्रांजैक्शन करते हो तो उसमें फाइनेंसिंग का एलिमेंट शामिल होता है। दैट्स रियली नॉर्मल ना, या तो आप कैश में पेमेंट करो, अगर कैश में पेमेंट नहीं कर सकते तो देयर इज फाइनेंसिंग का इन्वॉल्वमेंट। अब एक एग्जांपल कर लेते हैं, इस एग्जांपल के जरिए आपको समझ में आ जाएगा। लेट्स से, अच्छा हमने इस सिनेरियो पे बात तो नहीं की है ना, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है फाइनेंसिंग कंपोनेंट पे हम पहले बात कर चुके हैं। हमने की है नहीं की है फाइनेंसिंग कंपोनेंट पे बात? अच्छा जी, ओके। अच्छा देखें, फाइनेंसिंग कंपोनेंट सही है, ठीक है ठीक है ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं। फाइनेंसिंग कंपोनेंट के हवाले से मैं बात कर लेता हूँ कि देखें, लेट्स से मेरे पास जो है इमरान भाई को एक गाड़ी खरीदने के लिए है, ऐसे मोटर व्हीकल 4 मिलियन की, 40 लाख की, कैश प्राइस है 40 लाख। अब इमरान भाई से मुझे रिक्वेस्ट करते हैं कि यार हसन जो है मुझे तुम फाइनेंसिंग दे दो, मैं तुम्हें थोड़ा सा मुझे लेवरेज दे दो, या मुझे थोड़ा सा एक काम करो कि पेमेंट के अंदर रिलैक्सेशन दे दो कि मैं पेमेंट जो है वो 4 मिलियन की अभी नहीं, मैं पेमेंट जो है वो 2 साल बाद कर लूँ। अब मैं जाहिर सी बात है मैं सेलर हूँ, आई हैव गॉट द सॉल्यूशंस फॉर द कस्टमर अगेंस्ट द कंसिडरेशन। तो मैंने इमरान भाई को बोला कि कोई मसले वाली बात नहीं है इमरान भाई, आप एक काम करें, मुझे जो है आप 10% के हिसाब से मैं आपसे जो है वो फाइनेंसिंग चार्ज कर लूंगा, फाइनेंसिंग फी बोल दें आप, जो है वो डेफरमेंट फी बोल दें, इफेक्टिवली तो वो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट बोल दें आप। क्योंकि मेरे पर्सपेक्टिव से भाई 4 मिलियन जो है मेरे फंस रहे हैं 2 साल के लिए, तो अगर मैं वो बैंक में भी रखवाता तो मुझे एक मेरा जो है एक्सपेक्टेड रिटर्न मुझे मिलता, तो वो चीज मैं इमरान भाई से रिकवर करूंगा एज अ नॉर्मल बिजनेस एक्यूमेंट पर्सन। तो मैंने इमरान भाई को बोला कि भाई आप जो है 4 मिलियन की जगह मुझे 4.84 मिलियन दे दें। ये 8,40,000 कैसे मैंने निकाला, ये मेरा 10% का एक रिक्वायर्ड रिटर्न है, ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सपेक्टेड रिटर्न है। सही है, ये 10% हसन कैसे आया, ये मार्केट बेस्ड जो भी रेट आपका चल रहा होता है, सही है, जो भी फाइनेंसिंग आप देते हो, जैसे बैंक जो है वो K+2 पे देता है, तो आप उसकी बेसिस पे या जो भी आपका जो है वो रिस्क एपिटाइट है या रिटर्न एपिटाइट है उससे आप निकाल लेते हो। तो इट माइट वेरी फ्रॉम इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न जो था, जो मुझे लगता था कि यार अगर तो ये पैसे मैं कहीं और लगाता तो मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न ये होता, तो अभी फिलहाल मुझे मैंने बॉल पार्क परसेंटेज ले ली है 10%। तो 10% के हिसाब से मैंने क्या किया, फाइनेंसिंग का एलिमेंट कैलकुलेट किया विच कम्स टू 8,40,000। तो 4 मिलियन प्लस 840,000, तो ये आ जाता है 4.84 मिलियन। तो मेरी जो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है, इमरान भाई ने बोला सही है सर, मैं तुम्हें पेमेंट कर दूंगा 4.84 मिलियन की 2 साल बाद। अब हसन ये 4.84 मिलियन, ये 8,40,000 तुमने कैसे निकाला, ये मैंने कुछ नहीं किया, ये मैंने कंपाउंडिंग का फॉर्मूला यूज किया, कंपाउंड इंटरेस्ट का। प्रेजेंट वैल्यू है 4 मिलियन, मुझे फ्यूचर वैल्यू निकालनी है, 1+i है 10%, n है 2 साल, 4.84 और 4 मिलियन का डिफरेंस है, वो 8,40,000 आ रहा है। अब सवाल मेरा ये है, या जो द क्वेश्चन जो है, द क्वेश्चन इन सब्जेक्ट इज कि हसन जो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है इमरान साहब से वो 4.84 मिलियन का हो रहा है, मगर जो कैश प्राइस है गाड़ी की वो है 4 मिलियन। ये जो 8,40 तुम ले रहे हो ये तो एक तरीके से सूद है या फाइनेंसिंग कंपोनेंट है।
तो सवाल ये पैदा होता है कि आज जो तुम अपना रेवेन्यू बुक करोगे वो इंक्लूसिव ऑफ फाइनेंसिंग कंपोनेंट मतलब 4.84 से करोगे या एक्सक्लूसिव ऑफ फाइनेंसिंग कंपोनेंट मतलब 4 मिलियन से करोगे, और 8.5 लाख को जो है अलग से तुम इंटरेस्ट के तौर पे बुक करोगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है, शुड वी मेक इट अ पार्ट ऑफ रेवेन्यू ऑन डे वन, और शुड वी रिकॉग्नाइज इट सेपरेटली ओवर द पीरियड? ये एक्चुअली क्वेश्चन इन सब्जेक्ट है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो ये जो तुम्हारा इंटरेस्ट इनकम है या जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट है ना, तुम इसको अलग से बुक करना, रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनाना। अगर तो ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट दो बातों पे पूरा उतरता है, अगर तो इन दोनों में से कोई एक भी बात मिसिंग है तो फिर एक काम करना, रेवेन्यू का हिस्सा बना के डे वन पे बुक कर लेना, अलग से इंटरेस्ट इनकम बुक करने की जरूरत नहीं है। सवाल ये पैदा होता है कि हसन वो दो बातें क्या है। नंबर वन, फाइनेंसिंग पीरियड जो है 12 महीने से ज्यादा का हो। अगर तो फाइनेंसिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है तो ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन है कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है वो इज मटीरियल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो। जो फाइनेंसिंग कंपोनेंट का अमाउंट हो वो मटीरियल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट हो। मटीरियल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है? अगेन इट्स अ सब्जेक्टिव मैटर। हम नॉर्मली 5% या उससे ज्यादा अगर जो है लेट से डिपेंडिंग ऑन जो हमारा करंट काइबोर चल रहा है हम उसको देख लेते हैं। अगर तो 5% या उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट बनता है, सही है, जो आपका फाइनेंसिंग का अमाउंट है, तो आप उसको मटेरियल कहते हो। एक बोल पार्क परसेंटेज में आपको बता रहा हूँ, वरना इमटेरियल कहते हो। इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि लेट्स से अगर तो क्या कहते हैं, इमरान भाई मेरी रिलेटेड पार्टी होता है, तो मैं इमरान भाई को बोलता कि यार देखें, अगर तो मैं 2 साल तक आपसे पैसे नहीं लूंगा तो ऑडिटर भी सवाल उठाएगा। तो आप एक काम करें, मुझे एक इंटरेस्ट का अमाउंट दे दें, एक फाइनेंसिंग के नाम पर अमाउंट दे दें, ये तो नॉन आर्म्स लेंथ ट्रांजेक्शन हो जाएगी। अगर तो जो है मैं आपसे कुछ भी चार्ज नहीं करता, सिंस यू आर माई रिलेटेड पार्टी, तो आप एक काम करें, मुझे 1 लाख रुपया जो है, वैसे बनता 8,40,000 है मार्केट के हिसाब से, आप मुझे एक काम करें 1 लाख रुपए इंटरेस्ट के नाम पे ओवर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स दे दीजिएगा। तो 4 मिलियन के अगर मैं कंपेरेटिवली निकालूं 1 लाख रुपया, तो इट्स अ पीनट। शायद ये 2 या 2.5% बनता है। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि यार अगर तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट ऐसा है जो इमटेरियल है इन द सिनेरियो ऑफ द कॉन्टेक्स्ट, तो फिर जो है तुमने फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रेवेन्यू का हिस्सा बना देना है, क्योंकि इफेक्टिवली आप इमटेरियल अमाउंट चार्ज कर रहे हो। टेक्निकली आप ये बोल रहे हो कि वो आपके लिए रेलेवेंट ही नहीं है, तो आप उस फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रेवेन्यू का हिस्सा बना दो। तो मैं क्विकली इस चीज को रीइटरेट कर देता हूँ वापस कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट रेवेन्यू का हिस्सा उस वक्त नहीं बनेगा, सेपरेटली उस वक्त बुक होगा जब ये दो बातें, नंबर वन फाइनेंसिंग पीरियड 12 महीनों से ज्यादा का हो, और नंबर टू फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है इज कंसिडर्ड मटेरियल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। हसन, मटेरियल अंडर द कॉन्ट्रैक्ट कब होगा? जब वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस का 5% या उससे ज्यादा होगा। और भी उसमें कमेंट्रीज हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, मगर मैंने आपको एक बॉल पार्क परसेंटेज दे दी है। ठीक है, इसके ऊपर मैं एक डॉक्यूमेंट भी आप लोगों से शेयर कर दूंगा इफ यू पीपल आर इंटरेस्टेड, कैसा नहीं ये फाइनेंसिंग कंपोनेंट मटेरियल कब होगा कब नहीं होगा, तो उसके ऊपर एक मेरे पास जो है वो एक कमेंट्री है, वो मैं आपसे शेयर भी कर दूंगा। उसमें डिफरेंट सिनेरियोज दिए हैं। तो सर आए हम लोग ये केसेस कर लेते हैं। केस वन, फाइनेंसिंग कंपोनेंट हम अज्यूम कर रहे हैं केस वन में कि फाइनेंसिंग पीरियड 12 महीनों से ज्यादा का है और फाइनेंसिंग कंपोनेंट मटेरियल भी है। चूंकि दोनों कंडीशन पूरी हो रही है केस वन में, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप अब फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनाओ। यू वुड अप्रिशिएट कि 1 जनवरी को मैंने रेवेन्यू को 4 मिलियन, 1 जनवरी को मैंने अकाउंट रिसीवेबल 4 मिलियन से डेबिट करा और रेवेन्यू को 4 मिलियन से क्रेडिट करा है 1 जनवरी को। यू वुड एक्नॉलेज कि मैंने एक फाइनेंसिंग कंपोनेंट को 8,40,000 को रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि दोनों की दोनों बातें पूरी हो रही हैं। फिर 1 साल जब गुजरा तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल को 4 मिलियन के 10% से डेबिट कर दिया और इंटरेस्ट इनकम के तौर पे 4 लाख को या 0.4 मिलियन को बुक करा। और फिर जब एक और साल गुजरा तो मैंने जो है 31 दिसंबर 2002 को अकाउंट रिसीवेबल 0.48, हसन ये 0.48 मिलियन कैसे आया? ये वही जो हम लोग रीपेमेंट स्केड्यूल बनाते थे ना, 4 मिलियन मेरा ओपनिंग था,
0.4 मिलियन और आ गया, तो 4 प्लस 0.4 4.4, उसका 10% ले लिया, तो ये आपका अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 0.48 मिलियन आ गया। ठीक है, और 31 दिसंबर पर जो है आपने कैश डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। यानी डे 1 पे मैंने रेवेन्यू का हिस्सा नहीं बनाया, फिर ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स मैंने जो है रेवेन्यू के तौर पे बुक किया है, ओवर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स इंटरेस्ट इनकम के तौर पे बुक किया है। आई होप आपको केस 1 क्लियर है। आगे बढ़े। कैन वी मूव ऑन? अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। केस 2 हम लोग करते हैं। केस 2 में हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि फाइनेंसिंग पीरियड 12 महीनों से ज्यादा का है, बट फाइनेंसिंग कंपोनेंट इमटेरियल है। चूंकि दोनों में से कोई एक कंडीशन मिसिंग है, तो हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को नो नीड टू बुक इट, मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस केस में, मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि ये आई नो कि 8,40,000 इज मटीरियल अमाउंट, मगर इन जस्ट टू गिव यू एन आइडिया मैं खुद से अज्यूम कर रहा हूँ कि ये इमटेरियल अगर है, तो आप क्या करोगे, तो आप देखेंगे कि आपने जो है फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग से बुक नहीं किया, आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 4.84 मिलियन से, और कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 4.84 मिलियन से। ठीक है, अब केस 3 में मैं अज्यूम कर रहा हूं कि से जो आपका कस्टमर है वो एग्री कर लेता है 4.84 मिलियन पे करने के लिए 6 मंथ्स में, और फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है वो मटेरियल है। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि अगर तो वो 6 मंथ्स में पे करता है 4 मिलियन की जगह 4.84, तो यहाँ चूंकि फाइनेंसिंग पीरियड 1 साल से कम का है, तो आपने अगेन इंटरेस्ट इनकम को अलग से बुक करने की बजाय रेवेन्यू का हिस्सा बना लिया, आपने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 4.84 मिलियन से, और कैश डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया 4.84 मिलियन से। द पॉइंट टू बी नोटेड हियर इज के फाइनेंसिंग component shall be booked separately if both of the conditions are met. Number one, financing period is more than 12 months, and financing component is considered material in the context of the contract. I hope आप लोगों को क्लियर है। तो सर मैं चाहूंगा ये क्वेश्चन करेंगे। अच्छा, IFRS 15 में एक नया कॉन्सेप्ट भी आया है जो पहले नहीं था, इस पर मैं अभी बात करूंगा, ये लगे हाथों में आप लोगों को ये भी बताता हूँ, मगर मैं चाहूंगा सबसे पहले आप ये क्वेश्चन करें। देखें, अभी तक जो है हम लोगों का नॉर्मल जो सिनेरियो है वो ये है, सिनेरियो तो पहले भी था, ये मॉडल पहले भी था, मगर शायद इसकी अकाउंटिंग वैसे नहीं होती थी। देखिए, दो चीजें हैं। इस सिनेरियो में सेलर बायर को फाइनेंसिंग दे रहा है, तो इंटरेस्ट इनकम बुक करने की बात आती है। सवाल ये पैदा होता है, व्हाट इफ हसन बायर सेलर को फाइनेंसिंग दे रहा हो, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि अगर बायर सेलर को फाइनेंसिंग दे रहा है तो फिर सेलर इज ओब्लाइज के जिस तरीके से वो इनकम बुक करता था, तो अब एक्सपेंस भी बुक करे इंटरेस्ट का। मैंने प्रैक्टिकली बहुत ही कम कंपनीज में ऐसा देखा है कि भाई वो एडवांसेस के केस में इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रही हैं, मगर अब IFRS 15 में ये चीज आई है कैटेगोरिकली। मैंने सिर्फ शायद जो है वो होंडा में ये चीज देखी थी जब मैं ऑडिट करता था, उसके अलावा मैंने कहीं भी नहीं देखी कि यार आपका एडवांस फ्रॉम कस्टमर के अगेंस्ट आप इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक कर रहे हो। टेक्निकली आपने जो है उससे एक तरीके से फाइनेंसिंग ली हुई है,
तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब तुम फाइनेंसिंग देते हो कस्टमर को तो इनकम बुक करते हो, तो भाई जब फाइनेंसिंग ले रहे हो उससे तो भी एक्सपेंस बुक करो। तो उस सिनेरियो का हम लोग कैटर करते हैं बिल्कुल अभी। मगर उससे पहले मैं चाहूंगा कि इस क्वेश्चन को जरा आप लोग जो है डिस्कस कर लें हम लोग। HM entered into contract with Silat for sale of generator having a cash price of 6 million. 6 मिलियन की कैश प्राइस है। सिलात एग्रीड टू पे द प्राइस आफ्टर 3 years। सिलात ने बोला भाई मैं 3 साल बाद पेमेंट करूंगा अलोंग विद द एग्रीड इंटरेस्ट रेट ऑफ 12%। फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है वो 12% है। रिक्वायर्ड प्रिपेयर नेसेसरी एंट्रीज फॉर 3 years अज्यूमिंग फॉलोइंग सेपरेट सिनेरियोज। हमने एंट्रीज बनानी है इन 3 सिनेरियोज को देखते हुए। फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज कंसिडर्ड टू बी मटीरियल। फाइनेंसिंग कंपोनेंट हमने अज्यूम कर रहे हैं कि भाई मटीरियल है, जो कि है भी।
तो सर फाइनेंसिंग पीरियड तो ऑलरेडी 12 महीनों से ज्यादा का है, ये भी मटेरियल है, तो हम फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग से बुक करेंगे। केस 2 में फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी मटेरियल, फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है वो मटेरियल नहीं है, हमने अज्यूम करना है। तो चूंकि दो में से एक कंडीशन जो है वो मिसिंग है, तो आप फाइनेंसिंग कंपोनेंट को अलग से बुक नहीं करोगे, रेवेन्यू का हिस्सा बना लोगे। केस 3, assume that Silat agrees to pay the amount after 6 months along with proportionate interest। सिलात बोलता है भाई मैं 6 महीने में पे कर दूंगा और जो भी 6 महीनों का इंटरेस्ट बनता है वो मैं पे कर दूंगा। तो इस सिनेरियो में चूंकि फाइनेंसिंग पीरियड 1 साल से कम का है, तो आप फाइनेंसिंग कंपोनेंट को रेवेन्यू का हिस्सा बना दोगे, अलग से बुक करने की जरूरत नहीं है। अब इस केस को हम लोग जरा देख लेते हैं एक एक करके। कैश प्राइस है 6 मिलियन, फाइनेंसिंग कंपोनेंट हमने कैलकुलेट किया है 2.429 मिलियन। 2.429 मिलियन कैसे आया? मैंने जो है कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा के जो है फ्यूचर वैल्यू निकाल ली है, फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू का डिफरेंस इज फाइनेंसिंग कंपोनेंट। सही है ना? अच्छा, हम लोगों ने जो है जैसे लेवल 1 में भी ये बात की थी कि जब भी आपको फ्यूचर वैल्यू निकालनी हो तो आप कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगाते हो, अगर तो बुलेट पेमेंट है, और अगर तो आपकी पीरियोडिक इक्वल पेमेंट्स हैं तो फिर आप एनुइटी का फार्मूला लगाते हो। यहाँ चूंकि बुलेट पेमेंट थी 3 साल बाद की एक ही, तो मैंने क्या किया, डायरेक्टली कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला लगा दिया। तो सर बात करते हैं केस 1 में, फाइनेंसिंग पीरियड 12 महीने से ज्यादा का है और फाइनेंसिंग कंपोनेंट मटेरियल भी है। तो इधर मैंने कमेंट्री भी लिख दी है, एज पर आईएफआरएस इफ फाइनेंसिंग पीरियड इज मोर देन 12 मंथ्स एंड फाइनेंसिंग कंपोनेंट इज कंसिडर्ड मटेरियल, एफसी शेल बी रिकॉग्नाइज सेपरेटली फ्रॉम रेवेन्यू एज सेपरेट इनकम। इसके ऊपर जो हम लोग आईएफआरएस 9 और आईएफआरएस 16 में अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल देखते थे, उसके तहत मैंने ये बना भी दिया है। ओपनिंग है 6 मिलियन, इंटरेस्ट जो है वो 12% से बुक किया पहले साल का, तो 720 आया। पेमेंट कुछ भी नहीं है तो फिर क्लोजिंग आ गया। फिर ईयर 2 का मेरा ओपनिंग बन गया 6.72 मिलियन, फिर 12% से इंटरेस्ट बुक किया है, पेमेंट कुछ भी नहीं है तो क्लोजिंग आ गया। फिर ईयर 3 का ओपनिंग आ गया, इंटरेस्ट 12% से बुक किया, पेमेंट जो है वो सारी की सारी आपने ईयर 3 के एंड पर कर दी। तो सर इसकी अगर मैं एंट्रीज आप लोगों को दिखाऊं तो यू कैन हैव अ लुक हियर। ईयर 0 पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 6 मिलियन है, और फिर हर साल के एंड पर अकाउंट रिसीवेबल डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट 720, 8 लाख 6 और 9 लाख 3। और ईयर 3 के एंड पर जो है हमने कैश डेबिट कर दिया है, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया है 8.42 मिलियन से। आई होप केस 1 आप लोगों को क्लियर है। थैंक यू इमरान अली भाई, आपने बड़ा जबरदस्त काम कर दिया है। अच्छा जी, केस 2 देख लेते हैं। केस 2 में फाइनेंसिंग कंपोनेंट जो है वो मटेरियल अज्यूम नहीं किया हुआ था, तो केस 2 में आप क्या करेंगे, अकाउंट रिसीवेबल को ईयर 0 पर 8.4 से ही बुक कर लेंगे और रेवेन्यू को भी 8.4 से बुक कर लेंगे, और ईयर 3 के एंड पे कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 8.429 मिलियन से। दैट्स रियली सिंपल। केस 3 में चूंकि फाइनेंसिंग पीरियड लेस देन 12 मंथ्स था, तो भी आप ईयर 0 पे अकाउंट रिसीवेबल को, अच्छा हसन ये 3,60,000 कैसे आया है? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने 6 मिलियन था उसका 12% लिया तो 1 साल का आ गया, इंटू 6/12, क्योंकि 6 महीने बाद वो पे कर देगा ना, तो 3,60,000 आ गया, और 360 को 6 मिलियन में ऐड कर दिया तो 6.360 मिलियन आ गया। तो अकाउंट रिसीवेबल को 6.360 मिलियन से डेबिट कर दिया, रेवेन्यू को 6.360 मिलियन से क्रेडिट कर दिया, और 6 महीने बाद कैश डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। अलगर्ज बताने का मकसद ये है कि फाइनेंसिंग कंपोनेंट shall be booked separately from the revenue or the cash price when the financing period is more than 12 months and financing component is considered material. If any of the condition is missing, so we shall be making the financing component a part of revenue. मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्लियर है ये वाला एरिया। अगर कोई सवाल है तो प्लीज आप लोग मुझसे डिस्कस कर सकते हैं।
अच्छा जी, अब मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने के लिए जा रहा हूँ। देखें, ये ऑब्वियसली इंडस्ट्री में ये वाली चीज शायद जो है वो इतनी ज्यादा फॉलो नहीं होती थी। देखिए, अभी तक हमने पढ़ा ये सप्लायर है, ये बायर है। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सप्लायर अगर तो बायर को फाइनेंसिंग दे रहा है, सप्लायर बायर को फाइनेंसिंग दे रहा है, तो सप्लायर इंटरेस्ट इनकम बुक करेगा। व्हाट इफ अगर बायर सप्लायर को फाइनेंसिंग दे रहा है, तो फिर सप्लायर के लिए जरूरी है कि वो इंटरेस्ट एक्सपेंस भी बुक करे। असन इसकी एग्जांपल ये, जैसे जो आप लोगों को पता है रियल एस्टेट के अंदर ये वाला सीन बहुत ज्यादा होता है कि आप घर अभी बुक करवा लो। आप लोग तो बेहतर इन चीजों को समझ सकते हैं, बीइंग अ प्रोफेशनल एंड वर्किंग पर्सन। घर अभी बुक करवाते हैं हम, अभी बुकिंग में डालते हैं तो कम का पड़ता है, और जब बन जाता है तो ज्यादा का पड़ता है। तो वो एक्चुअली उसमें मार्केट ऑब्वियसली वो क्या कहते हैं, स्पेकुलेशन भी शामिल है, मगर कहीं ना कहीं आप भी समझते हैं कि फंडामेंटल्स भी इन्वॉल्व है। एक आसान सी चीज है ना कि एक बंदे को मैं बोलता हूँ भाई 2 साल बाद अगर आप मुझसे चीज लोगे तो तुम 2 लाख रुपए पे करना। अब मैं उससे आज क्या कह के पैसे मांग सकता हूँ? चीज तो 2 साल बाद देनी है। ऑब्वियसली वो मुझे 2 साल बाद, 2 साल पहले पैसे देने पर उस वक्त राजी होगा जब मैं उसको कैश में इंसेंटिव दूं। मैं उसको बोलूंगा भाई अच्छा भाई तुम 2 लाख रुपए नहीं देना, तुम मुझे अगर आज देते हो तो 1.5 लाख रुपए देना, तो वो फिर सोचेगा भी कि अच्छा यार मुझे 50,000 रुपए कम देने पड़ रहे हैं आज। आप लोग तो बेहतर समझते हैं कि ये जो बिल्डर हैं रियल एस्टेट में, वो नॉर्मली हम लोगों का ही पैसा होता है, उसी से ही वो लोग जो है मैनेज कर रहे होते हैं, जो बुकिंग में लेते हैं इन्वेस्टर्स। और फिर वो महंगा करके जो है वो स्पेकुलेशन भी होती है, मगर फंडामेंटल्स भी उसमें इन्वॉल्व होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि जो है जब आप ये गाड़ी बुक करवाते हो, तो जो भी आपका टेन्योर होता है, एक तो आपका डेट होती है। अगर उसके ऊपर टाइम लगता है तो बाकायदा जो है, यानी उसूलन तो जो है क्या कहते हैं, मैं आपको बताऊं कि आइडियली जैसे ये गाड़ियों वगैरह का होता है, जो बुकिंग अभी बहुत ज्यादा जो है वो बुकिंग में अगर गाड़ियां मिल रही थी, ओन भी बहुत ज्यादा चल रहा था। तो 2017 में जब मैंने सिटी कंपनी ने मेरे लिए निकलवाई गाड़ी, तो हुआ ये कि मेरी जो डिलीवरी थी वो जनवरी में थी, 3-4 महीने बाद। और मुझे जो डिलीवरी मिली वो मार्च में मिली, 2-3 महीने डिले हुई। तो मेरे पास बाकायदा जो है वो चेक आया कि भाई 3 महीने डिले हुआ तो आपके पैसों के ऊपर इतना बनता है, तो आप ये ले लो। मेरे हिसाब से जो उन्होंने किया उसके अंदर भी एक ग्लिच था। उसूलन उन्हें 6 महीने का पूरा मुझे देना चाहिए था कि भाई आप पैसे जो है आप क्यों ले रहे हो 3 महीने पहले, या तो फिर आप उसकी पेमेंट करो। मगर अगेन वो पॉलिसी है एक, तो सही है, ठीक है, उसको जाने देते हैं, इतना मटेरियल अमाउंट नहीं बनता। मगर उसूलन आइडियली अगर आप ऑब्लिगेशन से पहले बायर से कोई भी पेमेंट ले रहे हो, और अगर तो वो मटेरियल है और पीरियड 1 साल से ज्यादा का है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उस पर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो। तो जो मैंने आपको रूल इनकम के लिए बताया था, इंटरेस्ट इनकम के लिए, वही रूल्स यहाँ प्रिवेल करेंगे, वही रूल्स यहाँ प्रिवेल करेंगे। बस फर्क इतना है कि वहां अभी जो हम पढ़ रहे थे वहां सप्लायर फाइनेंसिंग दे रहा था तो इंटरेस्ट इनकम बुक कर रहा था, यहाँ सप्लायर को फाइनेंसिंग मिल रही है तो इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होगा। आप लोग मेरी बात समझ रहे हैं ना कि सप्लायर इंटरेस्ट एक्सपेंस क्यों बुक करेगा? आप लोगों को क्लियर है या नहीं है? जरा मैसेज करके प्लीज बता दें। मैं वापस रिपीट कर देता हूँ आर्थर भाई, जैसे सप्लायर, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ। देखें,
आप लोग तकल्लुफ क्यों कर रहे हैं, आप लोग मुझे बताएं तो। देखें, अभी तक जो हमने पढ़ा वो ये था बायर। सप्लायर अगर बायर को फाइनेंसिंग दे रहा है तो सप्लायर क्या बुक करेगा, इंटरेस्ट इनकम, अगर तो वो दो कंडीशंस पूरी हो जाती है, फाइनेंसिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का हो और फाइनेंसिंग कंपोनेंट मटेरियल हो। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर बायर सप्लायर को फाइनेंसिंग दे रहा है, बायर सप्लायर को फाइनेंसिंग दे रहा है, तो स्टैंडर्ड बोलता है कि सप्लायर फिर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करे, अगर तो वो दो बातें पूरी होती हैं। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा सर, अब हम एक केस कर लेते हैं। लेट्स से हाउस शेल बी डिलीवर्ड टू रमीज आफ्टर 2 years बाय एचएम। एचएम गेव रमीज टू ऑप्शंस। रमीज जो है वो जो है 2 साल बाद उसका घर जो है वो डेवलप होगा। एचएम ने जो है रमीज को दो ऑप्शंस दिए। या तो रमीज जो है वो 2 साल बाद 100 million पे कर दे, रमीज 2 साल बाद 100 million पे कर दे, घर ले जाए। या फिर एचएम ने बोला कि रमीज एक काम करो, तुम जो है मुझे 82 million रुपीज पे कर दो 100 million की जगह इमीडिएटली, और जो मेरा रेक रेट था से इंटरेस्ट रेट जो मैंने अज्यूम किया है वो 10% का करा है। जाहिर सी बात है ना, आप खुद बताएं कि रमीज जो है वो आज पैसे क्यों देगा जब इसको 100 की जगह कम पैसे देने पड़े। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो, तुम बायर से 100 की जगह 82 ले रहे हो, टेक्निकली ये 18 रुपए की फाइनेंसिंग कॉस्ट है जो तुम बियर कर रहे हो, जो तुम एक तरीके से बायर को ऑफर कर रहे हो। तो तुम इस 100 और 82 का जो डिफरेंस है 18, उसको एज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो। अगर तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट वाली दोनों बातें पूरी होती हैं कि पीरियड 1 साल से ज्यादा का हो और कंपोनेंट इज कंसीडर्ड मटेरियल हो, तो अब आप देखिएगा इसके अंदर क्या होता है। केस ए में ये तो बड़ा नॉर्मल है, 2 साल बाद जो है वो मैं घर दूंगा, मुझे पैसे मिलेंगे 100 मिलियन हम्म कैश डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। केस बी में स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो यार, आज आपको पैसे मिले हैं कैश डेबिट 82 मिलियन का, और आपने चूंकि अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया, वो तो 2 साल बाद आप करोगे, और जो चीज आपको अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन देने से पहले आपको मिल जाए, दिस इज कॉल्ड अनअर्न्ड या कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। तो आपने कैश डेबिट कर दी 82 मिलियन से, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दी 82 मिलियन से, प्रेजेंट वैल्यू से। अब जब 1 साल गुजरेगा तो आप इस 82 मिलियन को अनवाइंड करो, इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक करो। 82 मिलियन के ऊपर 10% आपने लगाया, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस 8.26 से डेबिट और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 8.26 से क्रेडिट। फिर 1 साल वापस गुजरा तो आपने अगेन, आपका जो आउटस्टैंडिंग था वो 90.09 था, तो आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट कर दिया 9.09 से और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 9.09 से क्रेडिट कर दी। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्यों क्रेडिट कर रहे हो? क्योंकि अभी तक आपने अपना परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा नहीं किया। आप रेवेन्यू तो बुक नहीं कर सकते, क्योंकि रेवेन्यू बुक करने के लिए जरूरी है कि परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन मस्ट हैव बीन फुलफिल्ड। और ईयर 2 पर आप कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दोगे 100 से और रेवेन्यू क्रेडिट कर दोगे 100 से। आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि अगर तो आप कस्टमर से एडवांस में ले रहे हो पेमेंट, और फाइनेंसिंग पीरियड 1 साल से ज्यादा का है और कंपोनेंट भी कंसिडर्ड मटेरियल है, तो आप क्या करोगे? आप जो है डे 1 पे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक करोगे प्रेजेंट वैल्यू से, फिर इसको अनवाइंड करोगे जितना टेन्योर है। आगे बढ़े। ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज इसे अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन है, मैं चाहूंगा प्लीज इसे अटेम्प्ट करें। रन थ्रू कर लें एक दफा ताकि हम लोग बात करें आगे।
अच्छा जी, डिस्कस कर लें हम लोग। HM entered into contract with सात for goods to be delivered after 2 years for ₹50 million। 2 साल बाद 50 मिलियन का माल जो है वो सात को देना है। प्रिपेयर एंट्रीज अज्यूमिंग HM ऑफर्स हिम टू पे आफ्टर 2 years। HM ने बोला कि भाई 2 साल बाद भले पेमेंट कर देना। अब बी जो है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। HM ऑफर्स हिम टू पे 37 मिलियन इमीडिएटली। डिस्काउंट रेट जो है वो 15% है। तो केस वन में तो दिस इज रियली नॉर्मल। ईयर 0 और ईयर 1 में तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। ईयर 2 के एंड पर जो है वो कैश डेबिट हो जाएगा, रेवेन्यू क्रेडिट हो जाएगा 50 मिलियन से। केस बी में चूंकि एक तरीके से HM फाइनेंसिंग अवेल कर रहा है, सही है, कस्टमर से साथ से, तो इसका एक हमने अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना लिया है। ईयर 1 पे ओपनिंग है 37 मिलियन, इंटरेस्ट उसके ऊपर 15% से चार्ज हुआ 5.67, तो फिर क्लोजिंग आ गया वही ईयर 2 का ओपनिंग बन गया, फिर इंटरेस्ट चार्ज हुआ तो आपका 50 मिलियन बन गया। तो ईयर 0 पर स्टैंडर्ड बोलता है कि भाई आप कैश डेबिट करो, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करो 37 है और 38 मिलियन से, और फिर आप इसको अनवाइंड करो। ईयर 1 पे आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक किया 5.67 से, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी 5.67 से क्रेडिट करी, और फिर ईयर 2 में भी आपने वापस अनवाइंड किया, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट किया, इस पर अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल और कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट करी 6.52 मिलियन से, और फिर ईयर 2 के एंड पर कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दी, रेवेन्यू क्रेडिट कर दी 50 मिलियन से। आई होप आप लोगों को क्लियर है। तो सर ये हमने बात की फाइनेंसिंग कंपोनेंट के हवाले से कि अगर तो फाइनेंसिंग कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है तो आप जो है किस तरीके से जो है वो आप अपने रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करते हैं। अब एक और सिनेरियो है जो मैं चाहूंगा, वो है कंसिडरेशन, नॉन कैश कंसिडरेशन। अच्छा, अगेन ये आप हमारी समरी को जो है ना वो बेस बनाइएगा, क्योंकि समरी जो है उसके अंदर सारी चीजें हैं। ये तो मैं आप लोगों को डिफरेंट डिफरेंट इलस्ट्रेशंस करवा रहा हूँ। अच्छा, ये पॉइंट सी अगर आप देखें, सवाल ये पैदा होता है कि हसन अगर लेट्स से नॉन कैश कंसिडरेशन इन्वॉल्व है, फॉर एग्जांपल मैं सर्विसेज दे रहा हूँ, उसके अगेंस्ट मुझे कैश की जगह मुझे कोई गुड्स मिल रहे हैं या कोई दूसरी सर्विसेज मिल रही हैं, तो सवाल ये पैदा होता है मैं अपना रेवेन्यू किस वैल्यू से बुक करूं, यहाँ मेरी ट्रांजैक्शन प्राइस क्या होगी। दिस इज द क्वेश्चन इन सब्जेक्ट। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि जब भी कॉन्ट्रैक्ट में नॉन कैश कंसिडरेशन इन्वॉल्व होगी तो आप अपने रेवेन्यू को, मतलब आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस वो होगी जो आपको एसेट या सर्विसेज मिल रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू। लेट से आप सर्विसेज दे रहे हो, बल्कि मैं कंप्लीट करता हूँ फिर आपको बताता हूँ, पहले रूल समझ लेते हैं कि whenever there is an involvement of non-cash consideration under the contract, the transaction price or the revenue shall be booked by the fair value of the asset or services being obtained। रूल नंबर 1, अगर तो आप कोई सर्विसेज दे रहे हो और आपको नॉन कैश कंसिडरेशन मिल रही है, तो जो आपको मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू से अपना रेवेन्यू बुक कर लें। अगर जो आपको मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता, तो जो आप दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू से अपना रेवेन्यू बुक कर लो, और अगर वो भी नहीं पता तो जो आप दे रहे हो उसकी बुक वैल्यू से अपना रेवेन्यू बुक कर लो। फॉर एग्जाम्पल मैं पढ़ाने की सर्विसेज दे रहा हूँ, मेरे पढ़ाने की फेयर वैल्यू है 10,000, मगर उसके अगेंस्ट जो मुझे चीज मिल रही है वो उसकी फेयर वैल्यू है 18,000। तो जल्दी से बताएं मैं रेवेन्यू कितने से बुक करूंगा, 10 से या 18 से? रेवेन्यू कितने से बुक करूंगा? 18 से ना, जो मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू, जो मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू। सही है कफील भाई, ठीक है, जो मिल रहा है उसकी। जी मुबशिर, सवाल प्लीज।
18 से, अच्छा हसन, अगर जो आपको मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू नहीं पता तो फिर आप 10 से बुक करोगे। एज अ जनरल रूल जो आपको मिल रहा है डे वन पे उसकी फेयर वैल्यू से रेवेन्यू बुक करना है। अगर वो नहीं पता तो जो दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू से आपने रेवेन्यू बुक करना है। सही है, नॉन कैश कंसिडरेशन के केस में बात करूं मुबशिर, क्योंकि जो हमें मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू तो हमें पता है ना। मैं मानता हूं आपके एसेट की फेयर वैल्यू 10 है, मगर सामने वाला 18 देने के लिए तैयार है तो आपका तो रेवेन्यू 18 है ना। सही है ना। मैं मानता हूं आपके एसेट की फेयर वैल्यू 10 है, मगर सामने वाला जो चीज दे रहा है उसकी फेयर वैल्यू 18 है, तो आपके लिए तो रेवेन्यू 18 हुआ। अब वो उसका बिजनेस एक्यूमेन है कि वो इतना ज्यादा का डिफरेंशियल क्यों जो है वो बियर कर रहा है, दैट इज समथिंग डिफरेंट डिबेट। अच्छा जी, ये क्वेश्चन नंबर 22 और क्वेश्चन नंबर 23 है, मैं चाहूंगा इसको क्विकली जरा आप लोग अटेम्प्ट कर लें। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आप लोगों ने समरी को बेस बनाना है। ये इलस्ट्रेशन वगैरह ये तो जो है मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगा एक ही डॉक्यूमेंट में, मगर आप लोगों ने समरी को बेस बनाना है क्योंकि पूरा सीक्वेंस वहां लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 21 और 22 है, फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, फेयर वैल्यू बुक वैल्यू ऑफ सेल। जी बिल्कुल जबरदस्त। जो मिल रहा है उसकी फेयर वैल्यू, अगर नहीं पता तो जो आप दे रहे हो उसकी फेयर वैल्यू, अगर वो भी नहीं पता तो जो आप दे रहे हो उसकी बुक वैल्यू से। ये 3 स्टेप्स रूल है, बिल्कुल सही है। मैं चाहूंगा क्वेश्चन नंबर 21 और 22 प्लीज आप लोग क्विकली अटेम्प्ट कर लें, ये नॉन कैश कंसिडरेशन के हवाले से।
अच्छा जी, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं गुड्स विद अच्छा, आतुर भाई ने क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 21 में 120 से बुक होगा। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। Goods with a fair value of 100 and a cost of 80 were given to a customer who repaired a machine in return. The fair value of the repair is 120, तो आप 120 से रेवेन्यू को बुक करोगे। बिल्कुल सही है। अगर आप देखना चाहें तो इसका सॉल्यूशन भी एक तरीके से देख सकते हैं, ये मैंने यहाँ किया हुआ है क्वेश्चन 22। असल में 22 इज 21 एंड 23 इज 22। रिपेयर एक्सपेंस 120 से डेबिट, रेवेन्यू 120 से क्रेडिट, और जो आपने माल दिया है, जो गुड्स दिए हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 80 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 80 से, आपका ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है? 40 आ रहा है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 22 जो कि यहाँ 23 के नाम से लिखा हुआ है, गुड्स विद अ फेयर वैल्यू ऑफ 100 एंड अ कॉस्ट ऑफ 80 वर गिवन टू अ कस्टमर इन एक्सचेंज फॉर अ मशीन इन रिटर्न, फेयर वैल्यू ऑफ द मशीन इज नॉट नोन। तो यहाँ जो हम एसेट दे रहे हैं उसकी फेयर वैल्यू से रेवेन्यू बुक करेंगे। मशीन डेबिट 100 से, रेवेन्यू क्रेडिट 100 से, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट 80 से, इन्वेंट्री क्रेडिट 80 से। तो ग्रॉस प्रॉफिट आपका कितना आ रहा है? 20 आ रहा है। आई होप आप लोगों को क्लियर है। बस हमारे अब 2-3 छोटे छोटे एरियाज रह गए, तो फिर इंशाल्लाह अगले 15 से 20 मिनट में हम लोगों का IFRS 15 के ऊपर जो चीज़ें हैं वो हम लोगों की कंक्लूड हो जाएंगी। अच्छा देखें, IFRS 15 में जब आप डिस्क्लोजर की बात करते हैं ना, तो इसमें डिस्क्लोजर जो है वो दो अहम है जो हमें समझने की जरूरत है। एक तो है रेवेन्यू के हवाले से P&L का डिस्क्लोजर। रेवेन्यू जो है वो ग्रॉस बेसिस पे आप दिखाओगे। रेवेन्यू जो है, जो भी आपका इंटाइटल टू रिसीव होगा, दैट वुड बी योर रेवेन्यू। दूसरा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में जैसा कि एक केस हमने पढ़ लिया था, बैलेंस शीट में आप एसेट दिखाते हो और लायबिलिटी दिखाते हो। अब बैलेंस शीट में जो है आपका एसेट जो है, एसेट क्या है इसको हम लोग देख लेते हैं। जो आप दिखा रहे होते हो वो होता है रिसीवेबल, राइट टू रिसीव। अब इस पर हम लोगों ने पहले भी बात की है, जब हम IFRS 9 का इम्पेयरमेंट मॉडल कर रहे थे, तो आपको याद होगा हमने बात की थी कि देखें, आपका जो राइट टू रिसीव है वो दो किस्म का हो सकता है। या तो वो राइट टू रिसीव होगा जो कंडीशनल है फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर, या वो राइट टू रिसीव जो अनकंडीशनल होगा फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे। तो सर, ऐसा राइट टू रिसीव जो फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे कंडीशनल हो वो कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट एसेट, और ऐसा राइट टू रिसीव जो अनकंडीशनल हो फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर वो कहलाता है अकाउंट रिसीवेबल। यानी ये मैं सिर्फ एसेट के हवाले से बात कर रहा हूँ कि एसेट जो है वो रेवेन्यू के केस में कितने किस्म का हो सकता है। जब आप रेवेन्यू क्रेडिट करोगे तो आपका या तो कैश डेबिट होगा या रिसीवेबल डेबिट होगा। अब रिसीवेबल आपका अगर कंडीशनल है फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पर तो कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट होगा, और अगर तो फ्यूचर परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पे कंडीशनल नहीं है तो अकाउंट रिसीवेबल डेबिट होगा। हैविंग सेड दैट, अब ये एक क्वेश्चन है, इसको मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। HM enters into contract with Pappu for supply of AC for rupees 50,000 on 15 Feb 2021
एंड चेयर ऑफ ₹70,000 ऑन 1 अप्रैल 2021। नेसेसरी एंट्रीज हमें जो है वो बनानी है। अज्यूमिंग पप्पू एग्रीज टू पे द अमाउंट ऑन 1 जून वंस बोथ गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड। जो कस्टमर है वो बोलता है कि भाई मैं जून में पेमेंट करूंगा अगर तो मुझे दोनों के दोनों जो है गुड्स डिलीवर हो गए। नंबर 2, पप्पू एग्रीज टू पे द अमाउंट 5 days आफ्टर डिलीवरी ऑफ ईच गुड। यानी जो भी गुड्स मिलेंगे उसके, जैसे अगर चेयर में देता हूं तो चेयर के 5 दिनों बाद फौरन पेमेंट कर देगा वो, इररिस्पेक्टिव ऑफ दूसरी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी हुई या नहीं हुई। तो हम देख लेते हैं केस ए में। केस ए में तो आपको पता है कि भाई उसने वादा किया है कि भाई वो पेमेंट करेगा प्रोवाइडेड के दोनों की दोनों चीजें उसको दे दी जाए। तो 15 फेब को कॉन्ट्रैक्ट एसेट डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 50 से, 1 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 70 से, और फिर फर्स्ट अप्रैल को, आई एम सॉरी, और फिर 1 अप्रैल को जो कॉन्ट्रैक्ट एसेट बुक किया हुआ था उसको रिवर्स करके रिसीवेबल डेबिट करेंगे, और फिर 1 जून को कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट 120 से। यू वुड अप्रिशिएट एंड एक्नॉलेज कि सर जब 15 फरवरी को मैंने एसी दिया है उसे, तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट किया है बिकॉज द कस्टमर हैज कमिटेड कि वो पेमेंट उस वक्त करेगा जब दोनों की दोनों परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशंस पूरी हो जाएं हमारे पार्ट पे। तो मैंने 15 फेब को जब एसी दिया है तो मैंने जो है रिसीवेबल को डेबिट नहीं किया है, मैंने कॉन्ट्रैक्ट एसेट को डेबिट करा है। केस बी में बड़ा आसान सा है, उसने कोई ऐसी जो है वो कंडीशन नहीं लगाई है, तो मैंने अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया, और जो है क्या कहते हैं 20 फरवरी को कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, और फिर 1 अप्रैल को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू। जैसे जैसे मैंने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी की है वैसे वैसे मैंने रिसीवेबल बुक करा है। अब इधर एक और कॉन्सेप्ट है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी का, जिसको हमें देखना जरूरी है कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के हवाले से। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी देखें कुछ भी नहीं है, इट इज जस्ट लाइक अनअर्न्ड इनकम। हाँ उसमें थोड़ी सी जो है वो मॉडलिटीज हैं जो हमें देखनी है। अच्छा जी, देखिए कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी है क्या, इट्स जस्ट लाइक अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम क्या होती है, अगर आपने परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं की है और आपको कुछ मिल जाता है अमाउंट, तो दैट इज कॉल्ड अनअर्न्ड इनकम। इन अदर वर्ड्स इन आईएफआरएस 15 दिस इज कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी। अब सवाल ये पैदा होता है कि कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी जो है वो कब बुक करोगे आप। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आप उस वक्त बुक करेंगे जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन सेटिस्फाई नहीं हुई हो और आपको कुछ अमाउंट मिल रहा हो। सही है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उस वक्त बुक होगी जब आपने अपने हिस्से का काम नहीं किया हो और आपको कुछ अमाउंट मिल रहा हो, या फिर आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो रहा हो। राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त देखेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो। मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपकी उस वक्त अराइज होगी जब आपने अपने हिस्से का परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा नहीं करा हो, जस्ट लाइक अनअर्न्ड इनकम, और आपको एडवांस में कुछ अमाउंट मिले, या फिर आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो, प्रोवाइडेड के कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो। असल ये दूसरी वाली बात समझ में नहीं आई है कि राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हो, कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो। देखिए नॉर्मली कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल ही होता है, अगर कैंसिल होगा तो
जो है आप अपना राइट कैसे स्टेब्लिश करेंगे। अच्छा, राइट टू रिसीव का मतलब ये है कि कस्टमर ने कब कमिटमेंट किया है। बाजुकात जो वो पेमेंट का कमिटमेंट करता है ना, इट इज इररिस्पेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। लेट्स से मैं अपनी एग्जांपल ले लूं, मैं अपनी एग्जांपल एक लूं कि मेरा बैच जो है वो स्टार्ट होना है 1 साल बाद। अब उसकी बुकिंग आज से ही हो रही है, तो कस्टमर ने कमिट किया कि यार हसन मैं पेमेंट कर दूंगा 10 जुलाई को, और वो पेमेंट करता है 15 जुलाई को, तो जो मेरा राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो रहा है वो 10 जुलाई को हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कमिटमेंट बाय द कस्टमर। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि आप राइट टू रिसीव को उस वक्त देखोगे कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी के लिए जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल हो तो राइट टू रिसीव का कोई सवाल पैदा नहीं होता। रीजन बीइंग के वो कस्टमर जब भी चाहे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकता है, वो बोले कि भाई मैं तो पेमेंट नहीं कर रहा। तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उस वक्त अराइज होती है जब परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरा ना हुआ हो सेलर के पार्ट पे, और उसको कुछ अमाउंट मिल जाए एज एन एडवांस, या फिर उसका राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो जाए। राइट टू रिसीव को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त देखेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल होगा तो वी विल बी इग्नोरिंग राइट टू रिसीव। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कब रिकॉग्नाइज होगी? अर्लियर ऑफ कंसिडरेशन रिसीव हो जाए या फिर राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो जाए। अलबत्ता राइट टू रिसीव को सिर्फ और सिर्फ उस वक्त देखेंगे जब कॉन्ट्रैक्ट नॉन कैंसिलेबल हो। अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है तो आपने सिर्फ ये देखना है आपको पैसे कब मिल रहे हैं। सर व्हाट इफ देयर इज अ क्लोज ऑफ रिफंडेबल अमाउंट? रिफंडेबल अमाउंट तो जब रिफंड करेंगे तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी रिवर्स कर देंगे। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक तो करेंगे आर्थुर भाई। यस इट इज कॉन्ट्रैक्ट, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। अलबत्ता अगर रिफंडेबल है तो कोई मसले वाली बात नहीं है। आप जब पेमेंट वापस मांगेगा वो तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर देंगे, कैश क्रेडिट कर देंगे, सिंपल एज दैट। अच्छा जी, अब एक सिनेरियो हम लोग करते हैं। HM entered into Salat with Salat for supply him goods worth rupees 50,000 on 1st June 2021. Salat agrees to pay the advance on 10 फरवरी 2021। सिलात ने वादा किया कि वो 10 फरवरी को पेमेंट कर देगा। कॉन्ट्रैक्ट जो एंटर हुआ है वो 1 जनवरी को हुआ है। However, Silat paid the amount on 20 फरवरी। प्रिपेयर एंट्रीज अज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट इज नॉन कैंसिलेबल, अज्यूमिंग कॉन्ट्रैक्ट इज कैंसिलेबल। अच्छा, अगर आप देखें तो यहाँ जो आपका राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट किया है 1 जनवरी को, राइट टू रिसीव स्टेब्लिश हो रहा है 10 फरवरी को, मगर वो पेमेंट कर रहा है 20 फरवरी को, और आप परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करेंगे 1 जून को। तो स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल है या नॉन कैंसिलेबल है। अगर ए में नॉन कैंसिलेबल है तो स्टैंडर्ड बोलता है आप राइट टू रिसीव को देखोगे। द पॉइंट आपका राइट टू रिसीव एस्टेब्लिश हुआ, आप उस वक्त कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कर लो, कंसिडरिंग आपने अपना हिस्सा पूरा नहीं किया। तो आपने 10 फरवरी को अकाउंट रिसीवेबल डेबिट कर दिया, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दी, और जब 20 फरवरी को आपको कैश रिसीव हुआ तो आपने कैश डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट किया, और जब 1 जून को आपने अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन पूरी करी तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दी, रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 50 से। ठीक है। केस 2 में जब कॉन्ट्रैक्ट कैंसिलेबल था तो आप राइट टू रिसीव को खाते में ही नहीं लाए, आपने डायरेक्ट कैश डेबिट कर दिया है, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दी है 50 से, और फिर 1 जून को जब आपने अपने हिस्से का काम पूरा किया तो आपने कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दिया, रेवेन्यू क्रेडिट कर दिया 50 से। आई होप आपको ये चीज क्लियर है। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी उस वक्त अराइज होती है जब आपने अपने हिस्से का काम नहीं पूरा किया हो। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी बुक कब करनी है? अर्लियर ऑफ रिसीट ऑफ कंसिडरेशन और राइट टू रिसीव। हाउएवर राइट टू रिसीव शैल बी कंसिडर्ड ओनली इन केस ऑफ नॉन कैंसिलेबल कॉन्ट्रैक्ट। आगे बढ़े अगर क्लियर है आप लोगों को तो। बस एक आखिरी एरिया है, 5 मिनट और। सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस का एक आखिरी एरिया है, फिर कंक्लूड करते हैं। मेरे ख्याल से सिर्फ 1 मिनट अगर हम रुक जाएं क्योंकि वो अजान हो रही है, तो 1 मिनट बाद स्टार्ट करते हैं।
अच्छा जी, अब हम लोग बात कर लेते हैं आखिरी एरिया पे, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस। ये एक जो है नॉर्मली ये वाला सिनेरियो आता है, तो इस वजह से ही मैं डिस्कस कर रहा हूँ। IFRS 15 ऑब्वियसली काफ़ी ज़ख़ीम स्टैंडर्ड है, इसमें काफ़ी चीज़ें हैं, मगर मैंने कोशिश यही की है कि आप लोगों को मैं एक डायरेक्शन दे दूँ ताकि आप अकॉर्डिंगली जो है बाद में भी जो है रेफर करें, तो आप लोगों को चीज़ों का आइडिया हो कि किस तरीके से जो है वो आपको लेके चलना है, चीज़ों को देखना है। ये केस है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस का, जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखें, सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस जो है हम लोग पहले पढ़ते थे, जो बचपन में हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस के केस में आप रेवेन्यू उस वक्त बुक करते हो जब या तो जो है टाइम पीरियड एक्सपायर हो जाए या फिर जो है माल वापस कर दे। यानी रेवेन्यू की डिटर्मिनेशन इस चीज पे मुनहसर थी कि या तो रिटर्न का टाइम एक्सपायर हो जाए या फिर वो माल एक्सेप्ट कर ले। लेट्स से मैंने जो है इमरान भाई को कोई जो है गुड्स बेचे और 15 दिन का टाइम दिया, तो हमने बचपन में पढ़ा था कि रेवेन्यू उस वक्त बुक होगा जब तो 15 दिन गुजर जाएं या फिर इमरान भाई एक्सेप्ट कर लें, विच एवर इज अर्लियर। ये हम लोगों ने बचपन में रूल पढ़ा था। अलबत्ता IFRS 15 में थोड़ा सा जो है सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस को अलग से ट्रीट किया गया है। IFRS 15 में सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस के बारे में वो बोलता है कि भाई आपको जितने भी पैसे मिल रहे हैं ना, आप उसको बाइफरकेट करो, या जितने भी गुड्स आप बेच रहे हो किसी स्पेसिफिक पीरियड में, तो आप उसको बाइफरकेट करो दो टुकड़ों में। वो गुड्स जो एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है और वो गुड्स जो नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है। जो एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है ना गुड्स, उससे रिलेटेड आप रेवेन्यू बुक ना करो। और जो नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है, आपको पता है कि वापस नहीं आएंगे, तो उससे रिलेटेड रेवेन्यू बुक कर लो फौरन। और जो नॉट एक्सपेक्टेड जो एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न जो एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है, मतलब उसके अगेंस्ट आपको नहीं पता कि आपको पैसे मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, स्टैंडर्ड बोलता है कि आप उसके अगेंस्ट रिफंड लायबिलिटी बुक कर लो। अब देखें, रेवेन्यू जब आप बुक करते हो तो आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की एंट्री भी लगती है, क्योंकि माल तो जा रहा है। इसी तरीके से जब आप माल दे रहे हो सामने वाले को, आपको पता है कि वापस आएगा, मगर फिजिकली तो इन्वेंट्री आपके पास से जा रही है ना, तो स्टैंडर्ड बोलता है आप एक मेमोरेंडम अकाउंट खोल लो, RRG, राइट टू रिफंड गुड्स। मतलब आप रिसीवेबल के अगेंस्ट रिफंड लायबिलिटी बुक करो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की जगह आप इन्वेंट्री क्रेडिट करके RRG बुक कर लो। तो मैं एग्जाम्पल के जरिए इसको समझाता हूँ आप लोगों को, तो ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। मैं इसको क्विकली रीइटरेट कर दूं। सर, जब भी आपको सेल्स ऑन रिटर्न बेसिस के केस में कंसिडरेशन मिल रही हो, तो you need to bifurcate your consideration into two categories: those which are not expected to be returned, उसके अगेंस्ट आप रेवेन्यू फॉरन बुक कर लो और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड बुक कर लो, और दोज गुड्स विच आर एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न, उसके अगेंस्ट आप रिफंड लायबिलिटी बुक करो एक तरफ, और दूसरी तरफ इन्वेंट्री के अगेंस्ट RRG बुक कर लो। अब सर, इसी सोच के साथ हम एक एग्जाम्पल करते हैं। लेट्स से मैंने कुछ गुड्स बेचे जिनकी कॉस्ट थी 100 रुपीज। गुड्स थे जिनकी कॉस्ट थी 100 रुपीज। प्रॉफिट उसके ऊपर मैं 20% का मार्कअप चार्ज कर रहा हूँ, सेलिंग प्राइस है 120। अब मुझे ऐसा लगता है कि 60% राइट हैंड साइड देखें, 60% माल जो है वो नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है। तो ये जो 60% माल था उससे रिलेटेड मैंने इमीडिएटली अकाउंट रिसीवेबल डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट 120 का 60% रेवेन्यू बुक कर लिया। और साथ मैंने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जाहिर सी बात है जब रेवेन्यू बुक कर रहा हूँ तो गुड्स की कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट इन्वेंट्री क्रेडिट कॉस्ट से मैंने कर ली। और जब कैश रिसीव हुआ तो मैंने कैश डेबिट कर दिया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट कर दिया। राइट हैंड साइड देखें। आई होप आपको राइट हैंड साइड क्लियर है। राइट हैंड साइड में कोई इशू? जो नॉट एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है वो तो स्ट्रेट है, उसका रेवेन्यू बुक कर दो। इधर तक कोई मसला आप लोगों को? राइट हैंड साइड क्लियर है, तो लेट्स हैव अ डिबेट ऑन लेफ्ट हैंड साइड। जो एक्सपेक्टेड टू बी रिटर्न है उसके ऊपर स्टैंडर्ड बोलता है अकाउंट रिसीवेबल को डेबिट करो, मगर रेवेन्यू क्रेडिट नहीं करना, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है कि माल वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं। रिफंड लायबिलिटी क्रेडिट कर लो 48 से। और इसी तरीके से चूंकि तुम्हारे पास से इन्वेंट्री जा रही है, तो तुम RRG डेबिट कर लो, राइट टू रिफंड गुड्स 40 से, और इन्वेंट्री को क्रेडिट कर लो 40 से। अब दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं लेफ्ट हैंड साइड के मामले में। या तो वाकई तुम्हें ऐसा लगता था माल वापस आएगा और माल वापस आ भी गया, तो जो ऊपर एंट्री की थी डे 1 पे उसको रिवर्स कर दो, रिफंड लायबिलिटी डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट और इन्वेंट्री डेबिट RRG क्रेडिट।
और अगर तुम्हें ऐसा लगता है माल वापस, तुम्हें ऐसा लगता था माल वापस आएगा मगर माल वापस नहीं आया, तो कोई मसले वाली बात नहीं है, रिफंड लायबिलिटी डेबिट करके रेवेन्यू क्रेडिट कर दो और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट कर दो, आरआरजी क्रेडिट कर दो, और जो आपकी रिसीट है उसको बुक कर लो कैश डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। आई होप आप लोगों को क्लियर है, आई होप आप लोगों को क्लियर है। अच्छा, एक क्वेश्चन अगर आप लोग कर लें, क्वेश्चन करना है या होमवर्क, तो ऑब्वियसली हम लोगों को टाइम मिलता नहीं है, तो अगर ये क्वेश्चन अगर आप लोग रन थ्रू करना चाहते हैं तो प्लीज कर लें, क्वेश्चन नंबर 49। आज के लिए थैंक यू सो मच फॉर द कोऑपरेशन। अल्लाह का शुक्र है हम लोगों का FRS 15 एटलीस्ट जो है वो हुआ, कंक्लूड हुआ। तो अब हम लोगों का मेरे ख्याल से गिनती की एक दो चीज़ें रहती हैं, अदरवाइज वी आर डन, हमें बस एक दो क्लासेस और चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 अगर आप लोग प्लीज़ इसको एक दफ़ा रन थ्रू कर लें। मैं बिल्कुल वॉइस नोट शेयर कर रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ, अभी शेयर कर रहा हूँ वॉइस नोट्स।
मैं बिल्कुल वो भी शेयर कर देता हूँ आप लोगों से। मेरे ख्याल से आज क्लास को यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह, नेक्स्ट वीक तो ईद है, तो आप लोग सबको एडवांस में मेरी तरफ से दिली ईद मुबारक। बड़े दिन बड़ी रातें हैं, जिलहज्जा के इवन के रोज़ों की भी बहुत बड़ी फजीलत है, जिलहज्जा की रातों की भी बहुत बड़ी फजीलत है, तो आप लोगों से खुसूसी दुआओं की दरख्वास्त है। मैं भी आप लोगों को खुसूसी दुआओं में याद रखूंगा। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग ईद के बाद मुलाकात करते हैं। हाँ, बारिश नहीं हुई कराची है, ये क्या करें, कराची का मौसम ही ऐसा है। तो जो है, मैं बिल्कुल कल, मेरा आज का प्लान था कि मैं क्लास रख लेता, मगर जब मंसूर भाई जो हमारे एडमिन के हैं, उन्होंने बताया कि जनरेटर जो है वो नहीं चलेगा, तो आपको पता है कि वो फिर लाइट नहीं होती, तो वो फिर एक अलग से 1 डेढ़ घंटे के लिए जो है वो हम लोगों का और डेफरमेंट होती, तो वो और ज्यादा जो है मेरे ख्याल से गैर मुनासिब चीज हो जाती। तो खैर, अच्छी बात यह है कि हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा, मगर जो है अगर नहीं भी समझ में आया तो मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दे दूंगा, और अगर आप लोग बोलेंगे तो मैं इसका रिवीजन भी करवा दूंगा। अच्छा, रेन भी डेफर डेफर हो गई है, ओके, सही। तो खैर, चलें फिर इंशाल्लाह जो है ईद के बाद जो है मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। बाकी जो चीज़ें मुझे एक्सेल शीट और बोली हैं वो मैं बिल्कुल आप लोगों से शेयर कर देता हूँ। थैंक यू।